नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। रीट परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। परीक्षा अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। आप लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही उत्साह के साथ आप तैयारी अभी भी जारी है आपकी, और आप बहुत ही उत्सुक हो इस परीक्षा को लेकर। उत्साह से बढ़कर कोई दूसरा बल नहीं है। उत्साही मनुष्य के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। इसलिए इस परीक्षा को आप एक उत्साह के रूप में लेना होगा। रीट परीक्षा में प्रतिस्पर्धा की संख्या बल बहुत अधिक है, लेकिन गंभीर अभ्यर्थियों की संख्या भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा को लेकर थोड़ा बहुत तनाव, अंतर्द्वंद, विभिन्न विचारों के गुंथ विचार में आते रहते हैं, और परीक्षा के दौरान तो बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं। और जितना ये विचार कम आएंगे उतना हम संतुलित होकर के परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ देंगे। इसी बात को लेकर रीट परीक्षा में आप 100% अपना कैसे दें, और हमें परीक्षा के समय, परीक्षा से पहले, परीक्षा के हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें आशा अनुकूल या अपेक्षा से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले। इस इन सभी पहलुओं को हम बारी बारी से आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं पूर्णमाराम वरिष्ठ अध्यापक आपको लिए चलता हूँ। मैंने जो अनुभव लिया है, मैंने जो अनुभव किया है, खूब सारे एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में गलतियाँ भी की है, उन सारी गलतियों से मैंने क्या सीखा है और आपको परीक्षा में किन बातों को लेकर के ध्यान रखना है, उन सारी बातों को लेकर के आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोटे रूप से अगर देखा जाए तो हमें दो तीन चीज़ें परीक्षा से पहले ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ है आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। परीक्षा से पहले तनाव तब आता है कि हम स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं रख पाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता है। ऐसा विचार तभी आता है जब हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। दूसरी हमारे सामने गंभीर समस्या रहती है कि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तब तब हमारी दिनचर्या डगमगा जाती है। हमारा दिन पता नहीं अव्यवस्थित होता जाता है। हम क्या पढ़े क्या छोड़े, ये भी एक गंभीर समस्या हो जाती है। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इन समय के बाद वाली जो अवस्था है वो होती है परीक्षा के दिन की, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की और परीक्षा के दौरान। तो कुल मिला के हम अपने आप को आत्मविश्वास कैसे महसूस करें। प्रवेश पत्र जैसा कि आ चुके हैं तो अब हमें किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, और परीक्षा के दिन व परीक्षा के हॉल में किन किन बातों को लेकर के हम सजग सतर्क रहना चाहिए, इन सारे पहलुओं को हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपको कहीं न कहीं यह वीडियो आपके अंदर जो विचार है, द्वंद्व है, उसको दूर करने में सहायक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो लिए चलता हूँ। सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो आत्मविश्वास। एक कहावत भी आपने सुना होगा कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो 50% सफलता तो आपने अर्जित कर ही ली है। अब दोस्तों, आत्मविश्वास आएगा कैसे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर देखा जाए तो आपको आत्मविश्वास आने के सकारात्मक पहलू खूब है। हमेशा आप अच्छे, सकारात्मक, पॉजिटिव सोच रहने वाले
माहौल में रहिए जिससे आप हमेशा आत्मविश्वास के साथ में रहोगे। पहली चीज़ है कि परीक्षा से पहले जब से आपने तैयारी शुरू की है उस समय को लेकर के आज तक कुछ अभ्यर्थी 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 6 महीने में है। तो कुल मिला के 4 से 6 महीने जिसने तैयारी की है उसको ये मान लेना चाहिए कि मेरी तैयारी अच्छी है। कुछ परिस्थितिवश लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। अब ये बात होती है कि आत्मविश्वास आएगा कैसे। आत्मविश्वास आने का पहला पहलू है कि आपने तैयारी बहुत समय से कर रहे हो और बहुत कड़ी मेहनत से की है। इसका मतलब आपकी तुलना में अन्य लोगों ने इतनी तैयारी नहीं की है। इस पहला सोर्स ये हुआ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। दूसरा आत्मविश्वास पैदा करने का जरिया है कि आपने हाल ही के दिनों में खूब एग्ज़ाम दिए हैं, टेस्ट सीरीज दी है, उसमें आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे टेस्टों में अच्छे अंक आ रहे हैं। इसका मतलब आपको आत्मविश्वास रहना चाहिए कि हाँ मेरा स्कोर श्रेष्ठ है। अब दूसरी बात है कि टेस्टों में नंबर कम आ गए। कभी कभी कोचिंग में मेगा टेस्ट होते हैं और मेगा टेस्ट में भी नंबर बहुत कम आ जाते हैं, तो यहाँ आत्मविश्वास टूट जाता है। तो इस आत्मविश्वास को टूटने का मैंने जितने भी मेगा टेस्ट दिए अगर देखा जाए तो वो मेगा टेस्ट एग्ज़ाम के अनुरूप होते ही नहीं है। बहुत अनावश्यक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को हतोत्साहित ही किया जाता है। तो इसका मतलब ऐसे टेस्ट जिनका एग्ज़ाम पैटर्न से कोई लेना देना ही नहीं है, उनमें अगर कम नंबर आ गए तो हतोत्साहित होने की तो बात ही नहीं है। एग्ज़ाम में तो आपको पता है कि 60% तो इजी क्वेश्चन आते हैं और उससे 10% थोड़े इजी होते हैं और 70% से ऊपर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो आपको बहुत ये जो कोचिंग के टेस्ट दे करके आपको हतोत्साहित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इनका कोई परीक्षा पैटर्न के अनुरूप लेवल ही नहीं होता है। रेगुलर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें प्रारंभ में आप में कम थे, अभी धीरे धीरे आपने ग्रोथ की और बीच में कोई एक आधा टेस्ट आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी है कभी कुछ पारिस्थितिक कोई स्थिति रही होगी, व्यक्तिगत कोई स्थिति के कारण उस समय आप कम स्कोर रहा होगा। लेकिन इससे हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि मैंने इतने टेस्ट दिए, अच्छे नंबर लेके आया, अब मूल परीक्षा में तो मैं बिल्कुल इससे 5-10 नंबर अधिक ही लेके आऊँगा। अब दूसरी चीज़ है कि जब आप बोलो, जब आप किसी के साथ में बातचीत करते हो, आप चल रहे हो, तो उस दौरान भी आपके अंदर परीक्षा से पहले भी आपको ये भविष्य की दृष्टिकोण से अपने आप को देखना होगा कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और लोग भी आपको टीचर की दृष्टि से देखने लग जाए परीक्षा से पहले। तो ऐसा अगर आप अंदर से मानसिक रूप से इतने मजबूत हो तो आपको अपने आप लोगों की ओर से भी ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब इस दौरान कुछ लोग कहेंगे कि मार साहब कैसी तैयारी चल रही है, तो एक ये भी पहलू है कि अगर आप आत्मविश्वासी हो और उन्हीं के लक्षण अनुरूप तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप आत्मविश्वास से लबरेज होंगे। तो आपको एक अपने व्यवहार को अच्छा बनाना होगा। दूसरी चीज़ है कि हमेशा अपने आप से संतुष्ट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप से घृणा करेंगे, जब आप अपने आप से नफरत करेंगे कि मैं सही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा वो ठीक नहीं है, मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया है, बिल्कुल ये नहीं है। आपकी कैपेसिटी और आपके हिसाब से आपने सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। अब कोशिश अभी भी आप कर रहे हो अच्छा करने का, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप सर्वश्रेष्ठ दे रहे हो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी आपके पक्ष में ही आएगा।
एक समग्र रूप से अपन कह सकते हैं कि आत्मविश्वास उस व्यक्ति को आएगा जो खुद पे भरोसा करता है और जिसने बहुत जम करके तैयारी की है और हर पहलू उसको सकारात्मक दिखता है। उसके मित्र सकारात्मक है, उसने टेस्ट आज तक दिए वो सकारात्मक है, उसने आज तक जो एग्ज़ाम दिए उसमें उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उसके पास है। उन्होंने छोटे छोटे कई एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, रीट के किए हैं, पटवारी का किया है, उसने ग्राम सेवक के किए हैं, पुलिस के किए हैं, उसने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, सी टेट है वगैरह सब उन्होंने दिए और अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसका मतलब आप आत्मविश्वासी हो, आपको आत्मविश्वास रखना चाहिए क्योंकि आपका रिजल्ट कह रहा है कि आप अच्छे हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आप कर सकते हो। नकारात्मक थॉट परीक्षा से पहले हर एक व्यक्ति के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप आत्मविश्वासी हो तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा होंगे जो आपको उम्मीद नहीं थी। और यही आत्मविश्वास आपका अगर संतुलित आत्मविश्वास है तो परीक्षा में आपके 5 से 10 अंक आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर आप अति आत्मविश्वासी हो तो थोड़ा लॉस हो सकता है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे या अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ही भरोसा है तो आप जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ लोगे। तो अति आत्मविश्वास घातक है और हतोत्साहित होना भी घातक है। संतुलित आत्मविश्वास हमारे लिए जरूरी है जिसमें सभी की भावनाओं को लेकर के हर एक व्यक्ति की बात को आत्मसात करना और उचित निर्णय लेकर के परीक्षा को देना होता है। अब हम आत्मविश्वास के बाद में, आत्मविश्वास का मतलब है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पक्का इस भर्ती में मास्टर बन जाऊंगा, शिक्षक बन जाऊंगा। अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की सिलेबस संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। 70 से 75% अंक लाने होते हैं सामान्य सिलेक्शन हेतु और मुझे जहाँ तक है 80% के आसपास अंक आ रहे हैं। इसलिए अब मुझे पूरा भरोसा है और खुद पर जब भरोसा हो जाता है उसे ही हम आत्मविश्वास कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आत्मविश्वास के बारे में आप अब क्लियर हो चुके हो, आपकी तैयारी अच्छी है तो घबराने की बात नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दोस्तों बात आती है, प्रवेश पत्र आ गए हैं, परीक्षा की घड़ी दिनों दिन नज़दीक आ रही है। अब हम अपने आप को कैसे मैनेज करें? कभी कभी घबराहट हो रही है, क्या सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन नहीं होगा, इन सारे अंतर्द्वंद मन के अंदर बार बार आ रहे हैं। पढ़े तो क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, आखिर हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमें क्या ज़रूरी कार्य करना चाहिए इन दिनों में, हम बिल्कुल डिप्रेशन से दूर रहें। इन सारी चीज़ों को लेकर के परीक्षा से ठीक पहले हमारे दिमाग में विचार आता है। सबसे पहली बात मैं आपको यह कहूँगा दोस्तों कि आपकी दिनचर्या वैसी ही होनी चाहिए जो लगातार आप करते आ रहे हो। सबसे बढ़िया चीज़ है अगर आपकी दिनचर्या पहले के बराबर ही संतुलित दिनचर्या हो रही है परीक्षा दिन तक, तैयारी से शुरुआती दिनों को छोड़ करके जब आपने तैयारी बहुत अच्छी गति से की थी, रिवीजन भी किया होगा, तो उसी प्रकार से परीक्षा तक ले जाओगे तो दिन आपको तनाव बहुत कम आएगा। अगर आप परीक्षा के दिनों में अपने आप को कोशिश करोगे कि मैं थोड़ा रिवीजन बहुत ज़्यादा कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, आज मेरे को इतना पढ़ना है, तो धीरे 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 आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आपके ऊपर प्रेशर हावी हो जाएगा और आप अव्यवस्थित हो जाओगे। दूसरी बात है कि इस समय में घबराहट अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में रहती है। बहुत कम होते हैं जो आत्मविश्वासी होते हैं, संतुलित व्यक्तित्व होता है। बहुत गिने चुने स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी की है, वो घबराते नहीं हैं। उनको कोई इतना मानसिक रूप से डिस्टर्ब वो नहीं होते हैं। अब क्या करना चाहिए? सामान्य रूप से देखा जाए
तो सबसे पहले अब आपको अपने आप पर ये भरोसा कर लेना चाहिए कि मैंने आज तक जो भी पढ़ा है वो खूब पढ़ा है। अब आप कितना भी प्रयास करोगे, का ऐसा भी विचार आता होगा कि 7 दिन में पूरा पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो यह बहुत भयानक है और ये अंततः आपको बहुत असंतुलित कर देंगे। बिल्कुल 7 दिन के अंदर पूरे सिलेबस की तो रणनीति करनी ही नहीं है, क्योंकि याद कुछ नहीं होगा। याद तो जो किया हुआ है वो ही रहेगा। बस अपने आप को संतुलित रखना है परीक्षा तक, बड़ी चीज़ तो ये है। क्योंकि साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो 6-7 दिन में अपन इतनी क्या कर लेंगे। खैर, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें कम से कम अब 7 से 8 घंटे नींद लेनी है पूरी, जिससे आपके शरीर में थकावट नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी और आप परीक्षा में अपना 100% देंगे। घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी जब आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी। खाना टाइम पे होना चाहिए, पानी आपको बराबर ज़्यादा ही पीना चाहिए, कम से कम 8 से 8 लीटर तो पानी पी लेना चाहिए इन दिनों में, जिससे कि शरीर में जो भी आवश्यक आपकी भोजन वगैरह वो पाचन क्षमता भी अच्छी हो जाए। असफलता से तो डरना नहीं है, क्योंकि आपने खूब पढ़ा है, इसलिए सफल तो 100% होंगे ही होंगे। आप क्या पढ़े, ये बच्चों के लिए काफ़ी यूँ भ्रमित करने वाला हो जाता है। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखिए, रीट की परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड को देखा जाए तो सेलेबस काफ़ी लंबा है और कुछ चीज़ें नई है। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी के माध्यम से, और आपको पता होगा कि ये चीज़ें बहुत मैंने मेहनत करके बनाई हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप पर भरोसा रखना है। वो आपके 20 पेज है, लेकिन आप जब उनको लेंगे तो ये कितनी देर बाद मैं पढ़ पाऊँगा, इतना इतना विचार नहीं करना चाहिए। बस जो कम सामग्री, अपने आप सामग्री को शॉर्ट कर दीजिए और बहुत कम सामग्री रख दीजिए। बस उनको याद रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं, लाइन टू लाइन देखते रहे, रिपीट करते रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें सेट है। बस सरसरी नज़र से, ऊपरी ऊपरी नज़र से देखते रहें, देख ले। जैसे शैक्षिक परिदृश्य आपकी नया है तो इसको आप देखिए, फैक्ट देखिए, सामान्य चीज़ें 2009 का जो शिक्षा का अधिनियम है उसकी बड़ी बड़ी चीज़ें देख सकते हो। मेरा मानना है कि जो पहले की रणनीति थी वो परीक्षा तक लगातार वैसी ही आनी चाहिए, उसमें थोड़ा 19-20 कर सकते हो। बिल्कुल नए सिरे से के चलो सुबह 4 घंटे के अंदर सिलेबस पूरा करना, ऐसा संभव नहीं होता, इससे अव्यवस्थित हो जाएगा। हाँ, कुछ करंट विशेष रूप से आपने बना रखे नोट्स या कुछ छोटी किताबें, उसको टाइम दीजिए, थोड़ा 2 घंटे के अंदर उनको पढ़िए। 2-2 घंटे का टाइम निर्धारित कर लीजिए, लगभग 8 से 10 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाए। बाकी यूँ आराम से रिलैक्स होके बैठे रहिए। दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत 2 घंटे टाइम निकालिए, जिससे उनसे वार्तालाप होगी परीक्षा के दिनों में। नहीं तो अकेले अकेले तो कई सारे विचार आएंगे, इसलिए परीक्षा के दिनों में अपने आप को बिल्कुल संतुलित और व्यवस्थित रखना है। दिनचर्या के बारे में मैं ऑलरेडी पहले कह चुका हूँ कि हो सके तो पहले वाली वही दिनचर्या रखें, जिससे आप ज़्यादा अव्यवस्थित नहीं होंगे। ज़रूरी के लिए मैंने आपको सुझाव दिया कि 8 घंटे नींद ज़रूरी है, पानी खूब पिए, चाहे सर्दी का मौसम है तो भी पानी ज़रूरी है शरीर के लिए। बाकी जो भी नई चीज़ें जुड़ी है उसका एक बार रिवीजन अवश्य कर ले। बाकी व्याकरण के जो भी हिंदी व्याकरण है, अन्य सब्जेक्ट है जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और काफ़ी समय से आप पढ़ रहे हो, उनको ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ पढ़ लिया है, जो भी नई चीज़ें हैं उनको एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से पहले थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए। क्योंकि व्याकरण में आप क्या पढ़ लोगे, कहाँ से उदाहरण ले लोगे, जो एग्ज़ाम में आना है वही आएगा।
और अगर इस प्रकार आप अपने आप को व्यवस्थित रखोगे तो प्रेशर, डिप्रेशन, जो भी चीज़ें ये आपके पास आएगी नहीं। डिप्रेशन दूर करने का पहला उपाय है नींद फुल लीजिए, पानी फुल पीजिए। उसके बाद अपने अपनी दिनचर्या वही रखें जो पहले वाली है। क्यों दिनचर्या गड़बड़ करेंगे? क्योंकि आप शुरुआत से ही अच्छी तैयारी करते ही आ रहे हो, तो ऐसी घबराहट पालना एक मूर्खता होगी। क्योंकि राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान हमारे सामने है और कई सारे ऐसे लोगों को अपन देखते हैं जो पिछले 2 महीने से आकर के अपने आप को शिक्षक बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे तो कई गुना हम बेहतर है। पिछले 6 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, खूब सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये पॉजिटिव थॉट है जो हमें डिप्रेशन से दूर लेंगे। अब हम इससे अगले बिंदु की चर्चा करेंगे कि परीक्षा के हॉल में कौन कौन सी बातों को लेकर हमें सावधानियां रखनी होती है। यूँ तो दोस्तों आपको परीक्षा से 2 दिन पहले आवश्यक सामग्री जैसे तैयार कर लेनी चाहिए। आपके एडमिट कार्ड की 2-3 प्रतियां, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा रीट की अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा दी जा रही है रोडवेज बस में, तो कम से कम आपको 4 एडमिट कार्ड की प्रति ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप रोडवेज में यात्रा ना करके सोच रहे हो कि हम तो अपने हिसाब से निजी यात्रा करेंगे, तो ये आपका व्यक्तिगत मत होगा। लेकिन सामान्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए ये राज्य सरकार की अच्छी योजना है। दूसरी चीज़ है कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है। तो एडमिट कार्ड ले लिया, आधार कार्ड ले लिया और पैन कार्ड हो। अब देखना, ध्यान देने योग्य ये बात है कि एडमिट कार्ड में आपकी नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ प्लस पता, ये 3 चीज़ें अगर कोई पहचान पत्र में अगर मिल जाती है और एक जैसी है, तो आप हो सके तो वही पहचान पत्र ले जाए। आधार कार्ड के अंदर आपकी जन्म डेट, महीना और वर्ष, वो नया अपडेट अगर किया हुआ डाउनलोड किया है तो वो ले लो। और उसके साथ में आपका नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ और नाम की स्पेलिंग मिल जाती है तो पिता का नाम कोई नहीं देखता है और ना ही एड्रेस पे जाते हैं। अगर बाई चांस कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको 2 पहचान पत्र साथ में ले जाने चाहिए, जिससे कि आपको दुविधा नहीं हो। दूसरी चीज़ है फ़ोटो। अगर फ़ोटो हाल ही का खिंचाया हुआ है, पहले का हो, वैसे कुछ ऐसी बाध्यता नहीं है कि आज का ही हो, नवीनतम हो। अपेक्षाकृत हमें नया फ़ोटो ही ले जाना चाहिए और कम से कम 2 फोटो तो होना ही चाहिए, और अधिक हो तो भी अपने पास पड़े रहेंगे, बाई चांस इधर उधर हो जाए तो अल्टरनेटिव व्यवस्था हेतु जरूरी है। पेन पेन हमेशा पारदर्शी रखना है। अभी कोई भी एग्जाम हो, पारदर्शी पेन होना चाहिए। तो पारदर्शी पेन, आइडेंटिटी प्रूफ और आपका आईडी प्रूफ, मतलब एडमिट कार्ड, और बाकी जूते वगैरह जैसे है तो ये आजकल तो एंट्री में जूते तो अंदर ले जाने नहीं है, तो साधारण वेशभूषा रखे। लड़कियों के लिए भी सामान्य रूप से लंबी बाजू का कोई भी अगर कुर्ता वगैरह तो उसको ना पहने। बच्चे भी टी शर्ट पहन कर ही जाए, क्योंकि बाद में आप अव्यवस्थित नहीं हो। नहीं तो एक बैग साथ में लेके जाए, जो भी जैसा ही निर्देश दिया जाता है उसको फॉलो करो और जल्दी से जाके अपने सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करो। बिल्कुल इसमें आलसी नहीं दिखाना है कि नहीं नहीं मेरा नज़दीक ही सेंटर है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जाम हो जाता है, कभी कभार कुछ कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, इसलिए आपको 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, भले ही वहाँ आप आराम से बैठे रहो, इंतज़ार करो। परीक्षा में सेंटर पे पहुंचने के बाद ही जैसे ही एंट्री होती है तो भी समय के साथ में आपको एंट्री भी कर लेनी चाहिए। उस दौरान मेरा सुझाव है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में 3 घंटे आपको 100% देने हैं। अगर आप सुबह 6 बजे से किताब लेके बैठ जाओगे और 8 बजे तक 2 घंटे बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, और बाई चांस उससे 1% आ ही जाता है और वैसे वो पढ़ा हुआ था आपको याद ही होता है, लेकिन 2 घंटे आपने अपने दिमाग पे इतना प्रेशर दिया
कि आप बहुत थक जाओगे और उन 3 घंटों में आपको अपना 100% देना होता है। अब उससे पहले 2 घंटे आप पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं, इसलिए आप वहाँ 100% नहीं दे पाओगे, या आपको नींद आएगी या थकावट होगी, क्योंकि सुबह पहले नींद लेना मैंने आपको बताया ज़रूरी है। उसके बाद में पढ़ना तो लगभग परीक्षा के दिन तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा हॉल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करना है, तो अपनी को ऊर्जा को बचा के रखना है। आपका मन नहीं मानेगा, लेकिन तो भी मन को समझाना होगा। जो भी याद किया है इतने समय से तैयारी कर रहे हो जाना चाहिए। अब केवल 2 घंटे से कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईश्वर माँ सरस्वती पे विश्वास रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा तब। तो मेरा कहने का मैं ये कहना चाहता था कि परीक्षा हॉल के अंदर केंद्र के अंदर जैसे ही एंट्री शुरू हुए तब आप इंतजार मत करो, सीधा ही एंट्री पहले जैसे ही शुरू करें तो लाइन में खड़े हो जाओ। इसका कारण ये है कि आप व्यवस्थित रूप से अपना रूम देख लोगे। अगर आप लेट जाओगे तो रूम में भी आपकी हड़बड़ाहट हो जाएगी, तब भी आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो सकता है। आराम से बैठ जाइए अपने स्थान पे रूम में। उसके बाद में आपको वहाँ पानी के लिए आवश्यक, अगर पानी कहाँ रखा हुआ पानी पी सकते हो थोड़ा बहुत, और बाथरूम वगैरह वॉशरूम के लिए पता कर सकते हो कि बाद में भी अगर आपको इमरजेंसी होती है तो आप जल्दी से फटाक से जा कर के आ सकते हो, टाइम बचत हो सकती है। नहीं तो उधर बीच एग्जाम में पूछना पड़ेगा कहाँ है, किधर है, कैसे है। तो ये आपको पूर्व तैयारी रूम में बैठने के दौरान कर लेनी चाहिए। जैसे ही आपको वीक्षक ओमार शीट देगा, तो ओमार शीट आपको पेपर के साथ में ओमार शीट आती है, तो उसको आप निकाल करके 5 मिनट पहले लगभग ऐसा कर्मचारी चयन आयोग का हो, आरपीएससी का हो, रूल होता है कि 5 मिनट पहले आपको दे दी जाती है। भले ही आपको 5 मिनट पहले नहीं दे तो भी आपत्ति की बात नहीं है। व्यवस्थित रूप से सबसे पहले पेपर खोले, पेपर खोल करके उसके अंदर ओमार शीट निकाले, जैसा निर्देश दिया गया उसके निर्देश पढ़ ले, वीक्षक भी आपको निर्देश दे देंगे। अब आपको थोड़ा अपने आप को सतर्क व सजग रखना है। ओमार शीट को ऊपर से जो भी खाना पूर्ति है उसको ढंग से पढ़े और आराम से फिल करे। लगभग स्टूडेंट यहाँ गलती बहुत कम करते हैं। कुछ स्टूडेंट हड़बड़ाहट से गलती कर लेते हैं, कुछ नए स्टूडेंट होते हैं उनसे गलती होने की गुंजाइश रहती है। गलती हो जाती है तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कुछ आपके अंक काट कर आपका रिजल्ट ज़रूर जारी किया जाता है, तो भी आपको डरने की बात नहीं है। और पहली चीज़ है कि आपको गलती करनी ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आराम से, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं है, सतर्कता से गोले भरें, ऊपर रोल नंबर लिखे और जहाँ आवश्यक हस्ताक्षर है वहाँ हस्ताक्षर करें और खाना पूर्ति पूरी कर दें। जैसे ही घंटी बजे तो आप अपना पेपर शुरू कर सकते हैं। अब आपने आज तक जितना भी पढ़ा है उसकी घड़ी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अब आपको पेपर को कैसे करना है। सारी चीज़ें, हमारी मेहनत यहाँ पर ही काम आएगी। हमारी तपस्या, हमारा धैर्य, हमारा सब्र, जो इसके लिए हम काफ़ी समय से थे। अब 2-3 बातें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको पेपर को 3 राउंड में करना है। कितने राउंड में? 3 राउंड में। पहला राउंड कोशिश करना कि 100% जो भी आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसको आप ऑप्शन पर थोड़ा हल्का टिक लगाएं। चाहे प्रश्न 1 से शुरू करो, चाहे उल्टा 100 से शुरू करो, 150 से करो, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो प्रश्न आ रहा है नहीं आ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग में एक चीज़ रखना है, मुझे 100% उत्तर वाला प्रश्न करना है। ये प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट, आपने पेपर शुरू किया, आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है। कोशिश करना आपको प्रश्न को पढ़ो, नहीं है, असत्य है, सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसको अंडरलाइन करो।
उसके बाद में जस्ट उत्तर आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीधा उत्तर दो, अगले क्वेश्चन। ऐसे हर एक प्रश्न को फूंक फूंक पर अपन को कदम रखना है। कारण ये है कि इजी प्रश्न होता है, सोचते हैं टेस्ट सीरीज में मैंने पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, कोई बात नहीं, प्रश्न तो ये उत्तर ये नहीं, आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि यह घड़ी वह है जो आपको आने वाला आपका भविष्य निर्धारित करेगा, आपको टीचर बनाएगी। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को पूरा पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय है, एक प्रश्न को 1 मिनट का समय आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर मिल गया, अभी 1 मिनट पूरा नहीं हो, थोड़ा इंतजार करूँ, नहीं। आप श्योर हो गए, इसका मतलब आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न पढ़ा सीधा ऑप्शन, नहीं, पूरा प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर लगाओ। मान लो कि आपने फर्स्ट राउंड इस प्रकार से पूरा पूरा किया, 150 क्वेश्चन में से आप, अब एक बार मेरा मानना यह है कि आप पूरा पूरा जो पेपर है वो कर लीजिए इसी प्रोसेस से, और पूरा पूरा पेपर करने के दौरान उसके बाद आप गोले भरें। गोले भरने के बाद में आप गिनती करें, गोलों की गिनती करनी है, प्रश्नों की नहीं। गोले बिल्कुल ध्यानपूर्वक व्यवस्थित भरे ओमार शीट में, कोई हड़बड़ाहट करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे पढ़े हुए हो। गोले भरने के बाद में अगर आपने गिनती की कि 150 में से आपके 110, 100, 90, 90, 100, 110, 120 कोई भी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी आपने अभी गोले भरे हैं उसमें गलत होने के चांस 0% है ही नहीं। इसका मतलब आपको पता है कि 90 नंबर तो मेरे आ गए। अब दूसरा राउंड में क्या करना है और तीसरे राउंड में क्या करना है, अभी तक आपका माइनस मार्किंग नहीं हुआ है। अब आपको दूसरा राउंड करना है, और दूसरे राउंड को करो तब ऑप्शन को काट दो। क्या करना है, ऑप्शन को काटते हुए उत्तर देना है। और पहला कट मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको 2 कट जाते हैं बिल्कुल के, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों में से आप कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला में एक आ गया आपका धौलपुर, कोटा, ऑप्शन में धौलपुर, कोटा, और इधर आ गया आपके नागौर और जोधपुर। तो आप देखोगे नागौर और जोधपुर तो बिल्कुल, नागौर मध्य और पश्चिम में पड़ता है और जोधपुर बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है। अब कोटा और धौलपुर में आप बिल्कुल यूं कह सकते हो, वैसे सामान्य क्वेश्चन है, धौलपुर आप पहले ही टिक कर दोगे, लेकिन कोटा और धौलपुर दोनों उस साइड है, तो थोड़ा आप कोटा को देखोगे, हाँ ठीक है वो नीचे है इसलिए कर लोगे। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन वाले जो भी होते हैं वो लगभग अपना अध्ययन के अनुसार सारे प्रश्न करने हैं। अब 2 ऑप्शन वाले आपने करने के बाद में वापस ओमार शीट के ऊपर देखना है कि मेरा तीसरा प्रश्न छोड़ा हुआ है, तो तीसरा प्रश्न में देखिए आपने क्या टिक लगाया है, उसको गोला कर दो। इस प्रकार सेकेंड राउंड में कैसे करना है कि आपको ओमार शीट को लेना है, पहले कौन सा गोला नहीं भरा हुआ उस प्रश्न को देखना है, वापस पेपर में आपने उसको टिक कर रखा है तो उसका गोला भर दीजिए। अगर अभी भी आप बिल्कुल कंफ्यूज है, उसने छोड़ रखा है, तो उसको छोड़िए। इस प्रकार से वापस आप गिनोगे तो गिनती करने के दौरान आपको लगेगा कि मैंने अभी 20 क्वेश्चन और कर लिए और पहले आपने 100 किए थे, 120 हो गए। अब 120 का मतलब है कि इसमें आपके 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गलत होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि माइनस मार्किंग भी आपकी यहाँ हो सकती है, क्योंकि आपने रिस्क को लेकर के किए। और ज़्यादातर यहाँ जो 2 ऑप्शन वाले आपके पक्ष में आएंगे, 80:20 का रेशिया रहेगा, मतलब 8 उत्तर राइट हो जाएंगे, 2 उत्तर गलत होने की संभावना है। इसका मतलब 20 क्वेश्चन में आपके 4 से 6 क्वेश्चन गलत होंगे। अब रहा तीसरा राउंड और आपके पास प्रश्न छोड़े हुए 30, और रिस्क, अब इसको कहते हैं कि रिस्क लेनी है नहीं लेनी। इससे पहले रिस्क नहीं थी, 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन,
130 क्वेश्चन, ये रिस्क नहीं होता है। ये आपने सिलेबस कम से कम 70-80% तो सिलेबस किया ही है, उनमें से आया है। 2 ऑप्शन वाले भी रिस्क की श्रेणी में नहीं आते। अब जो भी आप कर रहे हो वह रिस्क होगा। अब कैसा करना है कि अब उन प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ दीजिए जो आपने बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, उनके ऑप्शन भी आपने कभी देखे नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। बाकी बच्चे आपके कम से कम 22 लगभग मान लीजिए कि आपने पढ़े हैं लेकिन श्योर नहीं है। तो मेरा कहने का मानना है कि लगभग आपके 150 क्वेश्चन है, 150 में 135 से 140 के मध्य आपको करने चाहिए। इतना हार्ड पेपर आएगा नहीं। देखो, पेपर हार्ड है या सरल है ये तय करता है कि प्रथम बार आप जो 100% उत्तर वाले आपको जो आ रहे हैं वे कितने क्वेश्चन हो रहे। अगर उनकी संख्या 60 है इसका मतलब पेपर हार्ड है, उनकी संख्या 100 है इसका मतलब पेपर एवरेज है, हार्ड नहीं है। अब आपने तैयारी की है, आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा है। बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना है आगे और सावधानी रखते हुए पेपर को पूरा अटेंड करना है। समय का ध्यान में रखना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है। अंत में कुछ प्रश्नों पर रिस्क भी लेनी है, जो आप 2, 4, 5, 7 क्वेश्चनों पर रिस्क का मतलब है बिल्कुल पढ़े हुए नहीं, पढ़े हुए है उनको करना, बिल्कुल नहीं पढ़ने उनको छोड़ देना है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं एग्जाम में, उनको छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, एक ये चर्चाएं अपनी थी रीट से पहले एग्ज़ाम को लेकर के। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो तैयारी की है बहुत अच्छी की है और परीक्षा के अनुकूल की है और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मेहनत आपने कठिन की है सफलता उतनी ही आसान हो जाएगी। तो बिल्कुल रीट में तो कहना ही क्या कि आपने मेहनत नहीं की है, ये कहते हैं तो गलत है, क्योंकि रीट हुई कहाँ है। 4 साल से रीट के पीछे पड़े हुए अभ्यर्थी है। तो बिल्कुल आपकी मेहनत अच्छी है, बस खुद पे भरोसा रखिए और अपने आप को व्यवस्थित रखिए। जो भी रिवीजन करो, कुछ भी करो, संतुष्टि को लेकर करें, घबराहट को लेकर नहीं करें। और नींद खूब लीजिए, पानी पीजिए और परीक्षा तक अपने आप को व्यवस्थित रखें। सेंटर पे आराम से पहुंचिए, आवश्यक सामग्री को साथ में लेकर चलें, वेशभूषा का विशेष जो निर्देश दिए गए उनको फॉलो करें। परीक्षा में पेपर को सावधानीपूर्वक राउंड के अनुरूप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट राउंड में लगभग 100% वाले क्वेश्चन करें। सेकंड राउंड में आपको 2 ऑप्शन वाले लगभग कर ले, वो रिस्क के अंतर्गत नहीं आते। थर्ड राउंड में आपको अगर 15 क्वेश्चन आप करते हो तो इसका मतलब है 50% रेशिया रहेगा कि 50% आपके पक्ष में आएंगे। अगर लक काम कर गया तो 50 नहीं, आपका वहाँ 80-20% भी रह सकता है, मतलब 8 क्वेश्चन भी राइट हो सकते हैं। वो हो सकता है कि यहाँ वो बोलते हैं ना कि लक काम करता है, आपने जो रिस्क ली वो आपके फेवर में आ गई। अधिकांश कम आती है, लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी की है, गहन तैयारी की है, तो रिस्क ज़्यादातर आपके फेवर में ही आएगी। मेहनत आपने कितनी की, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो रिस्क सारी आपके पक्ष में ही आएगी। अगर रिस्क नहीं लोगे तो उतना पर्सन भी अटेंड करने ज़रूरी है जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो वो आपका विवेक काम आएगा, आपकी समझ काम आएगी कि उस दौरान आप इतने अगर सिस्टम से आप पेपर कर लेते हो तो आगे भी आप खुद अपने ऊपर निर्णय लेकर के पेपर अटेंड करना। मैंने मेरा अनुभव बताया है, ऐसा नहीं है कि आपको परिस्थिति, पेपर का लेवल और अन्य सारी क्या परिस्थितियाँ है, परिस्थितियों के अनुकूल ही परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। कुछ मेरी बातें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है तो उनको फॉलो करना, और कुछ अपनी मेहनत, आपकी मेहनत ही काम आएगी। सारी चीज़ें आपके ऊपर ही निर्भर है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आपने मेहनत की है, आपको मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। और मेरी दिल की अतल गहराइयों से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आपने इतने दिन धैर्य के साथ में मेहनत की, सब्र रखा, कई सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई, अब
कुछ नहीं है। अब एग्ज़ाम होने के बाद में आपका भविष्य आपको मिल जाएगा। भविष्य आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर रहेगा और 3 घंटे वहाँ आप सर्वश्रेष्ठ देना। सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आप को कमज़ोर मानना ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, अच्छी मेहनत की है, तो घबराने की बात नहीं है। जो घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, वो नहीं मरेगा, वो विजय हो जाएगा, वो सफलता उसके चरण चूमेंगे। ये मेरा वादा है। इसलिए बिल्कुल नो टेंशन, फ्री माइंड। एक हर कोई कहता है कि क्या टेंशन लेता है, तो वही बात है। परीक्षा में टेंशन तो तब होती है जब अपन पढ़े ही नहीं। बिल्कुल। और नौकरी ज़रूरी है। अब मेहनत खूब की है तो काहे की टेंशन। बिल्कुल सफल होंगे तो पहले हम होंगे, बाद में दूसरे होंगे। इन्हीं विचारों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। व्यवस्थित रखिए अपने आप को, नींद फुल लीजिए, पानी पीजिए और पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए। धन्यवाद।